जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे अंको क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि मैंने हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की क्लास चली थी, तो आधुनिक काल सन 1850 से लेकर अब तक का जो चल रहा था, जिसमें कि हमने पाषाण युग और द्विवेदी युग हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वो था छायावादी युग का। तो बात करते हैं इसकी छायावादी युग की, जिसे बोलते हैं शुक्ल युग। छायावादी युग बोले तो शुक्ल युग। छायावादी युग, शुक्ल युग। तो मैं कहता छायावादी युग, शुक्ल युग, शुक्ल युग। तो इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि छायावाद के अर्थ के छायावाद के अर्थ के वास्तविक अर्थ को लेकर छायावाद के अर्थ के वास्तविक अर्थ को लेकर वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो क्या कि छायावाद युग के अर्थ को लेकर वास्तविक अर्थ में को लेकर के मतलब अर्थ के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या पहला पॉइंट कहता है कि मुकुटधर पांडे ने मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद मुकुटधर पांडे ने क्या कहा है छायावादी युग को? तो मुकुटधर पांडे ने छायावादी युग को रहस्यवाद कहा है। क्या कहा है? रहस्यवाद। तो मुकुटधर पांडे ने छायावादी युग को क्या कहा है? रहस्यवाद कहा है। अगला था सुशील कुमार ने क्या कहा? सुशील कुमार ने अपश्यता, क्या अपश्यता स्पष्टता स्पष्टता किसने बोला? सुशील कुमार ने। तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला? महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावादी युग को अनियोक्ति 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 पद्धति तथा रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र्य क्या बोला? तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? रामचंद्र शुक्ल ने बोला शैली वैचित्र्य। शैली वैचित्र्य तो किसने क्या क्या? तो छायावाद के अर्थ को वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद थे। तो जिसमें पहले आते हैं मुकुटधर पांडे, तो मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद बोला, सुशील कुमार ने अस्पृश्यता तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनियुक्ति बोला, अनियुक्ति पद्धति तथा रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र कहा। किसको? छायावादी युग को। दूसरा पॉइंट होता है कि छायावाद शब्द एक और हमारे विद्वान आते कौन? डॉक्टर नरेंद्र डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोला? डॉक्टर नगेंद्र ने बोला स्थूल के प्रति सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का
सूक्ष्म का विद्रोह बताया। बताया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी युग का अर्थ क्या बताया था? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने बताया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने बताया था। अब अगला पॉइंट आता है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। मुकुटधर पांडे ने किया था। पांडे ने किया था। तो छायावादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो छायावादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था। अगला पॉइंट आता है कि छायावादी युग के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ स्तंभ के रूप में तो छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ के रूप में कौन कौन है? पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो पहले स्तंभ के रूप में कौन थे? जयशंकर प्रसाद। दूसरे आते सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अगले आते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ के रूप में कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। कविता तो जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। इन्हें छायावाद युग का
युग का प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद किस भाषा, ब्रज भाषा में कला दर्द नाम से कविता करते थे। इन्हें छायावादी युग का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंद पंत को, इसको सुमित्रानंद पंत को, नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद का प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि माना है, तथा प्रतिनिधि कवि माना है। तो जयशंकर प्रसाद को ब्रज भाषा में क्या कला दर्द नाम से कविता करते थे, इन्हें छायावाद युग का प्रवर्तक माना था। लेकिन जब बात आएगी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो सुमित्रानंदन पंत, कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अब अगला पॉइंट आता है कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, कि मीरा कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। इनकी रचनाएं भी देख लेते, किसकी? महादेवी वर्मा की रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? तो पहली जो आती है वो आती है रश्मि, फिर नीरजा, सांध्य गीत, सांध्य गीत, निहार, निहार। इस सभी गीतों का, के सभी गीतों का संग्रह, गीतों का संग्रह यामा कहलाता है। ये अधिकतर पूछा जाता है एग्जामों में। सभी गीतों का संग्रह क्या है? यामा कहलाता है। ये फिर पूछेगा यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की। निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत, ये भी किनकी? महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट आता है कि शांति प्रीत, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद द्वारा, ने जयशंकर प्रसाद द्वारा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, रचित कामायनी, कामायनी को छायावादी युग का, को छायावादी युग का, छायावादी युग का उपनिषद कहा है, उपनिषद कहा है। क्या? तो पहले पॉइंट की जयशंकर प्रसाद को छायावादी का प्रवर्तक माना था। लेकिन जब बात आएगी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंद पंत को छायावादी का प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि माना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन सी? रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार और गीतों का संग्रह क्या कहलाता है? यामा कहलाता है। शांति प्रिय द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी? कामायनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी पूछिए देखकर। तो कामायनी को छायावादी युग का क्या उपनिषद कहा है? किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। इतना नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं के बारे में।
आप बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में। इसकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो पहली तो आ गई कौन सी, झरना। झरना किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। फिर होगी आंसू, झरना हो गई इनकी, आंसू हो गई, लहर, कामायनी, लहर, कामायनी तथा उर्वशी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो इनमें से उर्वशी, कामायनी और आंसू जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। उर्वशी, उर्वशी कौन सा, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की प्रथम, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना तथा कामायनी, तथा कामायनी अंतिम रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद की। जब बात होगी कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है उर्वशी। कौन सी, उर्वशी। और बात आएगी अंतिम की, तो अंतिम कौन सी है, अंतिम है कामायनी। अगला पॉइंट आता है कि इनकी कृति, इनकी कृति झरना, इनकी कृति झरना को छायावादी युग का, इनकी कृति झरना को छायावादी युग की प्रथम रचना, प्रथम रचना, इनकी कृति झरना को छायावादी युग की प्रथम रचना मानी जाती है। और शांतिप्रिय द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को छायावादी युग का उपनिषद माना है। और इनकी झरना, इनकी रचना झरना है, इसे छायावादी युग की प्रथम रचना माना जाता है। अगला पॉइंट आता है कि कवि, इनमें से और कवि, कवि कौन से हैं, इनमें छायावादी युग के कवि कौन से हैं, तो छायावादी युग के कवि हैं, पहले जाते राम कुमार। तो जयशंकर प्रसाद तो हो गए जो चार स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। और जो कवि हैं वो देख लेते हैं, तो राम कुमार वर्मा, उदय शंकर, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट जिन्हें वियोगी भी कहा जाता है। तो राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, और आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद, जनार्दन प्रसाद। ये कौन सी है, छायावादी के कवि। तो अब इतना नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं छायावादोत्तर युग में शुक्लोत्तर युग। इसे क्या कहना था, छायावादी युग या फिर शुक्ल युग, उसे बोलते हैं छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो स्टार्ट करते हैं क्या, छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग बोले तो शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग, इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि छायावादोत्तर युग में छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो जाती है। हिंदी काव्य धारा क्या है, बहुमुखी हो जाती है। बहुमुखी
हो जाती है, जिसे जिसे पुरानी काव्यधारा जिसे पुरानी काव्यधारा एवं नवीन काव्य धारा में विभक्त किया जाता है। एवं नवीन काव्य धारा में विभक्त किया जाता है। विभक्त किया जाता है। तो छायावर्त युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो जाती है, जिसे एक पुरानी काव्य धारा और नवीन काव्य धारा में विभक्त हो जाती है। अब पढ़ेंगे इसका प्रगतिवाद। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्या था कि किन दो भागों में विभक्त हुआ। पहली बात करते, पहला जो पॉइंट था वो था प्रगतिवाद। क्या था? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। तो बात करते हैं प्रगतिवाद की। तो प्रगतिवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रगतिवाद का जन्म लंदन में सन 1935 ईस्वी में हुआ था। तो पहला पॉइंट आएगा कि प्रगतिवाद का जन्म कहाँ? तो प्रगतिवाद का जन्म लंदन में सन 1935 ईस्वी में हुआ था। तो प्रगतिवाद का जन्म कहाँ? लंदन में सन 1935 ईस्वी में हुआ था। वहां क्रांतिकारी लेखक अगले पॉइंट के वहां क्रांतिकारी लेखक की बैठक में लेखक की बैठक हुई। जिसमें तो क्या प्रगतिवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रगतिवाद का जन्म लंदन में सन 1935 ईस्वी में हुआ था। वहां क्रांतिकारी लेखक की बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई। तो छायावर्त युग को बहुमुखी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको आगे चलकर दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला पुरानी काव्यधारा, दूसरी थी नवीन काव्यधारा। तो उसमें कौन से पहला गया? प्रगतिवाद। जिसमें कि प्रगतिवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रगतिवाद का जन्म लंदन में सन 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना तो वहां क्रांतिकारी लेखक की बैठक हुई, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। लेखक संघ की स्थापना हुई। अगला पॉइंट आता है कि हरिवंश राय बच्चन कौन? कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत ने
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगवाणी को कौन सी रचना? तो हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगवाणी को क्या कहा? तो युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। हाँ, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगवाणी को किसने खड़ी बोली के प्रथम प्रगतिवादी कवि माना है, काव्य माना है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। अगला जो आता है वो आता है हमारा क्या, इनमें देखते हैं प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं। प्रगतिवादी कवि, तो प्रगतिवादी कवि की बात करते हैं तो पहले आते हैं केदारनाथ, दूसरे आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, तो केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं शिवमंगल सिंह, फिर त्रिलोचन। ये किसके कवि? ये है प्रगतिवादी कवि, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह और त्रिलोचन। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है राष्ट्रवादी। प्रगतिवादी के अंतर्गत राष्ट्रवादी सांस्कृतिक कवि कौन कौन से इसमें? तो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक कवि कौन कौन से? इनमें से पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन आते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगले आते हैं सियाराम शरण गुप्त। अगले आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन आती है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, ये है राष्ट्रवादी सांस्कृतिक कवि। वो तो प्रगतिवाद के अंदर ही आएगा। अब बात करते हैं प्रयोगवाद की। पहला क्या था? प्रगतिवाद, फिर आएगा प्रयोगवाद। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं प्रयोगवाद की। दूसरा क्या था? प्रयोगवाद। बात करते हैं प्रयोगवाद की। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ क्या कब से हुआ? तो हिंदी हिंदी काव्य में प्रयोगवादी का कब हुआ था? तो सन 1935 ईस्वी में। कहां से हुआ था? लंदन से हुआ था। अब बात करते हैं प्रयोगवाद का। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में। तो प्रयोगवाद का हिंदी काव्य का प्रारंभ, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में। कब? तो सन 1943 ईस्वी में आज्ञे द्वारा, किसके द्वारा हुआ था? तो आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, आज्ञे द्वारा संपादित क्या? तार सप्तक। तार सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है, तार सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है, तार शतक के प्रकाशन में माना। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था प्रयोगवादी 1935 में। प्रयोगवाद का सन 1943 में आज्ञे द्वारा संपादित क्या? तार शतक के प्रकाशन में माना जाता है। अगला पॉइंट आता है कि प्रयोगवाद शब्द का, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे, प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी अपनी एक ने तो किसने? तो प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी एक निबंध, वो निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया है, में किया है। अगला पॉइंट आता है कि प्रयोगवाद के अगुआ कवि कौन? अगुआ कवि अज्ञे, अगुआ कवि अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। तो प्रयोगवाद के अगुआ कवि अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। आप प्रयोगवादी कवि कौन कौन से वो भी दे लेते हैं। जैसे के पहले गए सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद, इनका पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे। अगले आते हैं नेमीचंद, फिर आते हैं गजानन, नेमीचंद, गजानन, माधव, मुक्ति बोध।
भरत भूषण भरत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार गिरजा कुमार माथुर, ये किसके प्रयोगवाद के कवि हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं किसके, तार सप्तक की, जिसमें प्रयोगवाद का संपादित मतलब कि जिसमें आज्ञे ने बोला था, आज्ञे द्वारा संपादित प्रकाशन में माना था किसका, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ। तो बात करते हैं तार सप्तक की, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आप बात कर लीजिए तार सप्तक के कवि। तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के कवि, तो तार सप्तक का प्रारंभ क्या है, इसका प्रारंभ पहले सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा सन 1943 ईस्वी में सन 1943 ईस्वी में सन 1943 ईस्वी में नई कविता के में नई कविता के प्राणायाम नई कविता के प्राणायाम हेतु हेतु सात कवियों का एक मंडल बनकर एक मंडल बनकर एक मंडल बनकर तार सप्तक का एक मंडल बनकर तार सप्तक का संकलन क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नए कविता प्रणायन हेतु सात कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। अगला पॉइंट आता है कि इसी संकलन से साहित्य को प्रयोगवाद का आरंभ होता है।
इसी संकलन से काव्य साहित्य को, क्या काव्य साहित्य का प्रयोगवाद का आरंभ होता है, आरंभ होता है। क्या होता है आरंभ होता है? तो तार सप्तक के सचिदानंद हिरण्य वासनागिर द्वारा प्रवर्तित 1943 ईस्वी में नई कविता प्रणाली में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन संपादन किया गया। कब? सन 1943 में। किसने? तो सच्चिदानंद हिरण्य वासनायन यानी आज्ञे द्वारा। इसी संकलन में काव्य, इसी संकलन से काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। आप बात करते हैं तार सप्तक के कवि, तो पहला तार सप्तक देखते, पहला तार सप्तक कब हुआ? तो पहला तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में। इनमें कौन कौन से कवि थे? तो पहले आते हैं गजानन माधव, गजानन माधव जिन्हें मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। दूसरे कवि आते हैं नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन। और तीसरे आते हैं भारत भूषण। तो पहला तार सप्तक कब? सन 1943 इसमें। इसमें कवि कौन कौन से हैं? गजानन माधव, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण। अगले आते हैं हमारे प्रभाकर, प्रभाकर माचव, गिरजा कुमार, गिरजा कुमार माथुर और डॉक्टर रामविलास शर्मा, और डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये प्रथम तार सप्तक के जो 1943 में हुआ उसके कवि हैं। अब बात करते हैं जो आता है दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक ये कब हुआ? तो ये हुआ सन 1951 ईस्वी में। सन कौन सा इसका? सन 1951। इसमें कौन कौन से कवि हैं? तो पहले आते हैं रघुवीर साहे, रघुवीर साहे, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। अगले आते हैं भवानी प्रसाद मिश्रा, भवानी प्रसाद मिश्रा, और शकुंत माथुर, शकुंत माथुर, शकुंत माथुर और हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। ये हो गया दूसरा तार सप्तक जो कब हुआ? जो हुआ सन 1951 ईस्वी में। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला आता है तीसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक, तो तीसरा तार सप्तक कब? 1959 ईस्वी। इसमें कौन कौन से कवि थे? इसमें तो पहले थे कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी, फिर प्रयाग नारायण मिश्र, प्रयाग नारायण मिश्र। तो पहले कौन सी थी? कीर्ति चौधरी थी, दूसरी थी हमारी प्रयाग नारायण, दूसरे थे प्रयाग नारायण मिश्र, तीसरे थे केदारनाथ सिंह। कौन? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। अगले जो आते हैं वो अगले थे हमारे कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। फिर होते हैं विजय देव, विजय देव नारायण सिरोही, विजय देव नारायण। कौन थे? तो कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण मिश्र, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण। ये थे हमारे तीसरे तार सप्तक के कवि। अब बात करें अगला था चौथा तार सप्तक। चौथा तार सप्तक, तो चौथा तार सप्तक कब हुआ? सन 1979 में। इसके कवि कौन कौन से थे? तो पहले आते राजेंद्र किशोर, राजेंद्र किशोर। अगले कवि आते हैं नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। फिर आते हैं हमारे तो राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य। अगले जो आते हैं वो आते हैं सुमन राजे, सुमन राजे हो गई, श्री राम शर्मा। ये तीसरे तार सप्तक के कवि। एक नोट लगाते हैं कि तार सप्तक में क्या, कि तार सप्तक में 3 कवित्रियां हैं, 3 कवित्रियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली तो थी हमारी कौन सी? शाकुंत माथुर। दूसरी थी हमारी कीर्ति चौधरी, और तीसरी हमारी कौन आती है? सुमन राजे। तो तार सप्तक में 3 कविताएं। तो ये हमारा जो हिंदी साहित्य का युग था आधुनिक काल का, वो पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी होगी समाचार पत्र और उनके संपादक की।